जय हिंद साथियों। देखिए, आज क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि जो भी स्टूडेंट्स भाई बहन वीडियो को देखते हैं वो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि व्यूज जितना भी देखते हैं जाता है उसका 25% भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ एक फिंगर आपको दबाना पड़ता है और उससे क्या होता है ना, आप जब लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कम से कम कि नहीं, अगले क्लास में जब लेकर जाएंगे चीज़ों को, क्वेश्चन को, तो स्टूडेंट को और अच्छा तरीके से बताएंगे और अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे, चीज़ों को क्लियर कर देंगे, कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप यदि लाइक नहीं करते तो मैं भी डिमोटिवेट रहता हूँ कि यार लाइक ही नहीं मिल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो कम से कम लाइक कर दिया करिए, ठीक है ना। आज के लाइक का टारगेट है 100 लाइक, ज़्यादा नहीं मैं मांग रहा हूँ, 100 लाइक आप दीजिए आज, ठीक। देखिए, आज की क्लास में हम 12 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और फिर से एक मैसेज है उन सभी छात्रों के लिए जो हमसे कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछते हैं ना कि मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करें, तो मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि इन दोनों सेक्शन के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, यही काफ़ी है। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार सिर्फ डिजिट चेंज किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले के पिछले क्लास में करवाए थे, जो भी भाई देखे होंगे तो उनको पता होगा। देखिए, सेम चीज पूछ रहा है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं रिपीट कर रहा, इसीलिए बोल रहे हैं आपको भटकना नहीं है। इन दोनों टॉपिक के लिए, सेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। देखिए, फिर आ गया वही एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन। बोल रहा है यदि 20x³ वाई स्क्वायर और 10x पे पावर 4 इंटू वाई पे पावर 4 का लघुत्तम समावर्तक इन एलसीएम 20 इंटू एक्स पे पावर 4 इंटू वाई पे पावर 4 है, तो महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, यानी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, सीधा आपसे पूछ रहा है एचसीएफ निकालना, तो ये दो दे दिया है नंबर, इसका एचसीएफ निकालिए। एलसीएम जो भी होगा वो तो सही एलसीएम होगा, ऐसा थोड़े गलत होगा। तो सीधे आपको निकालना है 20x³ वाई स्क्वायर और 10x पे पावर 4 वाई पे पावर 4 का, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। अब बताएं ना पिछले क्लास में कि एचसीएफ में इसका आंसर छुपा हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों में क्या ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर देखिए इसमें हाईएस्ट जो है इन दोनों में 10 है ना, 10 गुने 2 है ना, 10 गुने 2 ये है 10 गुने 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10 ही तो है ना। तो 10 और इंटू है तो इंटू कर देंगे, ठीक। अब देखिए 10 से तो एचसीएफ ये 20 वाला तो खत्म हो जाएगा ऐसे ही ऑप्शन से। अब देखिए इन x³ और x पे पावर 4 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x पे पावर 3 है ना, x³ है ना दोनों में, तो x³ हो जाएगा मेरे भाई। तो 10x³ कहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा, आगे का काम छोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा, टिक करके निकल जाना। बाकी y का भी देख लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वाई स्क्वायर और वाई पे पावर 4 में वाई स्क्वायर है मेरे दोस्त, आ रहा है ना, वाई स्क्वायर, चीजें वही। तो पिछले क्लास में बताएं, फिर बताएं, और तब तक बताते रहेंगे जब तक कि आपको पूरी तरीके से माइंड में सेट ना हो जाए, ठीक। ये मेरा वादा है, मैं अपने वादे पर एकदम पूरी तरीके से अड़ी हूँ मेरे में, बस आपको साथ देना है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ठीक। देखिए, एक और सवाल है, बोल रहा रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है यदि वह अपनी चाल को 1/15वां हिस्सा कम करता है, तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो पूछ रहा उसकी चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और देखिए इस बेहतरीन सवाल को हम कितना एकदम आसानी से हम सोल्व कर रहे हैं। रोहन नाम का व्यक्ति है जो दिल्ली से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कवर करता है, ये दिल्ली है और ये कन्याकुमारी, ठीक। और उसको टाइम जो लगता है मेरे दोस्त 30 घंटा लगता है, टाइम जो है उसको 30 घंटा लगता है। अब क्या होता है ना कि अपनी चाल को 1/15वां हिस्सा कम करता है। तो मान लेते हैं चाल जो पहले था, V1 मान लीजिए आप, V1 पहले चाल मान लेते हैं 15 था, ठीक, 15 था। अब क्या हो गया, चाल 1/15 इसका कम करेगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ समझ नहीं आया 15 से 14 कैसे हुआ। मान लिए कि नीचे वाला जो है ना 15, ये ओरिजिनल चाल था उसका, ठीक। अब देखिए 15 चाल माने हैं, तो बोल रहा अपनी चाल का 1/15वां हिस्सा कम करता। तो चाल हम माने 15, तो इसका 1/15 कम करेंगे, 1/15 कम करेंगे तो मतलब कितना कम कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। तो एक कम करने पहले 15 था, अब एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ क्लियर। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, उसके बाद बोल रहा हुआ उसी समय में
10 किलोमीटर कम दूरी तय करता। मतलब पहले 30 घंटा लगता था, अभी भी 30 घंटा ही लग रहा। मतलब यहाँ पर क्या है ना, टाइम कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो टाइम देखिए, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है ना। अब देखिए यदि ये कांस्टेंट हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये क्या आएगा, टी भी बराबर डी आएगा। कोई दिक्कत यहाँ नहीं है ना, नहीं है, ये कांस्टेंट हो जाएगा मेरे दोस्त, ये कांस्टेंट। तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, बोलिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा, होगा ना। ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि मतलब जो स्पीड का रेशियो है वही रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का होगा ना। तो डिस्टेंस का होगा, मान लेते हैं आप, यही स्पीड भी है 15, डिस्टेंस भी 15। अब ये स्पीड भी 14 है, अब डिस्टेंस भी 14 है। तो आप देखिए स्पीड कितना, एक के घटा है ना, घटा कितना है, एक के कारण, घटने के कारण ही मेरे भाई 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। मतलब एक का वैल्यू 10 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम डिस्टेंस क्या है, यही सेम है, डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस पहले कितना हो जाएगा, 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 150 हो जाएगा ना, 150। बस डिस्टेंस आ गया अब 150 मेरे दोस्त। और टाइम आपको 30 घंटा दिया हुआ है, चाल नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, बोलिएगा। तो डी बराबर, चाल बराबर क्या होगा, भी बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, 150 बटे 30 कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया ना। यहाँ पे समझने वाली बात है, इस पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक, बस आराम से बन गया। जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। कब, जब टाइम कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो रहा, 30 घंटा उस वक्त भी लग रहा, बाद में भी 30 घंटा लग रहा, यदि चाल कम कर रहा तो भी 30 घंटा ही लग रहा, बोल रहा उसी समय में, मतलब 30 घंटे में। तो बस हो गया, कुछ करना था। अब देखिए ये तरीका हुआ क्या, ये ट्रिकी वे हुआ। अब बेसिक मेथड भी हम आपको बता देते हैं, ठीक। देखिए बेसिक मेथड, इसको छाप लीजिए, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा फिर से डिलीट मार के इसको बनाते हैं, ठीक। देखिए अब क्या है, दिल्ली से कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस पहले लिख देते हैं, दिल्ली है, ये कन्याकुमारी, समझ में आया। अब डिस्टेंस कितना है मेरे दोस्त, पहले क्या है, टाइम 30 घंटा लगता है, डिस्टेंस मान लीजिए जो आपको मन करे, कोई बात नहीं। डिस्टेंस, चाल पहले कितना था, मान लेते हैं 15 भी है, चाल जो है मान लेंगे 15 भी है, भी मानेंगे क्योंकि चाल हमको है ना एग्जैक्ट नहीं पता है, तो 15 भी मान लेंगे चाल। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा उस वक्त, उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुने समय, 15 भी गुने 30 क्या हो जाएगा, 450 भी आ जाएगा। समझ में आया, ये डिस्टेंस आया, पहला कंडीशन में है, ठीक, जब नॉर्मल स्पीड था और टाइम 30 घंटा ले रहा था। अब क्या बोलता है कि 1/15वां हिस्सा कम कर दिया जाता। तो अब पहले चाल जो है 15 भी था, अब चाल कितना होगा मेरे भाई, तो नया चाल एस डैश से मैं डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना, पेन मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है। एस डैश बराबर क्या हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा। अभी जैसे बताएं आपको, 14 भी 1/15 कम करेगा तो 14 भी हो जाएगा। अब जो है टाइम क्या बोल रहा है, टी डैश लिख लेते हैं, टाइम बोल रहा है वही टाइम लगेगा, पहले 30 घंटा लगता था, अभी भी 30 घंटा लगेगा। अब देखिए, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा मेरे दोस्त, डिस्टेंस बोल रहा है कि जो है ना पहले जितना कवर करता था उससे 10 किलोमीटर कम कर रहा। पहले कितना करता था, 450 करता था, 450 भी हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब यहां से नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा मेरे दोस्त। इस पर लेकर चलिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय 30 बराबर दूरी कितना हो जाएगा, 450 भी -10 बटे चाल कितना है, 14 भी। मैं दिखा देता हूँ, निकाल कर दिखा। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करना है, 1 0 1 0 1 0, 0 कॉमन लिए ना, 10 कॉमन लिए, 0 बोलिए, खत्म करना। 3 गुने 14 भी 42 भी आ रहा है ना, 42 भी बराबर 45 भी -1 आ रहा। अब देखिए क्या आएगा आपका, 45 भी माइनस, ठीक है, 1 ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो 3 भी बराबर कितना आएगा मेरे दोस्त, 1। तो भी बराबर कितना आएगा, 1/3 आएगा। लेकिन आपसे पूछा चाल उसकी चाल, ओरिजिनल चाल, चाल मतलब ओरिजिनल चाल,
नया चाल नहीं बोल रहा, यदि बोलता तो क्लियर बोल देता। चाल मतलब पहला वाला, तो 15 भी है ना, तो भी का मान 1/3 निकालें तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 15 भी का मान 1/3 है, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 5 की, आराम से लिखते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम चीज आया ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक, देख रहे हैं कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा, सेम पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन किए थे, वहां पर XYZ 3 चीज था, ABC था। बोल रहा है यदि X Y से 40% कम है तो Y X से कितना अधिक है। कुछ नहीं है, लिख देंगे पहले X और Y है। X जो बोल रहा है Y से 40% कम है, तो Y मान लेते हैं 100, तो इससे 40% कम मतलब X का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। अब बोल रहा है कि Y जो है ना वो X से कितना प्रतिशत अधिक है, तो X से कितना प्रतिशत अधिक है, सबसे पहले अंतर ले लेंगे अधिक में, और अधिक पूछ रहा है ना तो नीचे में जो मिल लेंगे छोटा वैल्यू लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो नीचे में छोटा वैल्यू हो जाएगा 60, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में बनाने के लिए। तो अब देखिए इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 1 0 3 2 आ जाएगा, यानी 200/3। 200/3 प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 66 सही 2/3% जो है ना वो ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा, और आपके सामने ऑप्शन जो दिया हुआ सेकंड में दिया हुआ। तो ध्यान रखिएगा जो भी होगा यहाँ पर सभी एक यूनिट में होना चाहिए। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमको मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा, और यहाँ भी मीटर में है तो ठीक है। अब देखिए समय पूछ रहा तो समय बराबर क्या होगा, यहाँ दूरी के रूप में लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को लेंगे। ठीक, तो दूरी क्या हो जाएगा आपका, 180 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है तो वही दूरी के रूप में हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आप 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा ना तो वो चीज बन जाता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब यदि मीटर प्रति सेकेंड को मेरे दोस्त 18/5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, कभी कभी कंफ्यूज कर जाइएगा। तो सेम चीज एक याद है तो दोबारा दूसर का भी तो ऐसे ही याद हो जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीजें याद रख लीजिएगा, कभी कभी होता है ना एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर जाइएगा। तो अब क्या है ना, इसको काटेंगे, देखिए 18 × 5 = 90 कट जाएगा ना। अब देखिए 5 × 5 है ना, तो एक 5 बार में काटेंगे, 5 क्या हो जाएगा 36 × 5 180 होता है। अब 36/5 क्या हो जाएगा, 5 7 35, 1 5 2 10, 7.2 सेकेंड लगेगा मेरे दोस्त उस चेक पोस्ट को पार करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। यानी फाइनली यहाँ पर भी आपसे अमाउंट ही पूछ रहा है, मिश्रण ही पूछ रहा है, लेकिन क्या किया है, रेट में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई। अब स्टार्टिंग में दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 800 रुपया, और अमाउंट कितना हो जाता है 920 रुपया। ये प्रिंसिपल है मेरे भाई 800 रुपया, प्रिंसिपल 800 रुपया है, और अमाउंट कितना हो जाता है 920 रुपया। टाइम दिया हुआ 3 वर्ष। ठीक है, टाइम दिया हुआ 3 वर्ष। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला वही लगाइए, P/R/T/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 120 रुपया होगा ना, 120 रुपया ना हो रहा बढ़ के, तो 120 बराबर प्रिंसिपल 800 इंटू रेट नहीं पता है, टाइम 3 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। 2 0 खत्म, 8 3 24, 24 बचे 120 होता है, तो R बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 5% आ जाएगा। लेकिन आप बोल क्या रहा कि 4% की वृद्धि करिए, तो ठीक है 4% की वृद्धि करते हैं। R बराबर 5 + 4 कितना हो जाएगा 9%। अब 9% पर बोल रहा है कि वो अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना, बस 9% पे निकाल देना है। 9% पे आपका प्रिंसिपल 800 इंटू 9 इंटू 3 वर्ष के लिए बटे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 972 दिया 210 और आपका 216 हो जाएगा। 72 × 3 करेंगे 6 7 216।
ये क्या आया, इंटरेस्ट आया ना, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन आप प्रिंसिपल तो ऐड करना है ना आपको, तब ना जाकर अमाउंट होगा। तो कितना हो जाएगा, 1016 रुपया मेरे दोस्त ये अमाउंट होगा, और आपसे यही पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक और फिर से सवाल आ गया है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। बोल रहा कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 10,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एक स्टेप इस बार बढ़ा दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया, तो कोई बात नहीं। साधारण ब्याज में 6 वर्ष में क्या होता है, 60% की वृद्धि होती है। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है वो 100 मानते हैं मेरे दोस्त, तो बोल रहा कि राशि जो है ना वो 60% वृद्धि हो जाती है। तो 60% वृद्धि होने का मतलब क्या होगा, 160 रुपया हो जाएगा अमाउंट, हो जाएगा ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, तो बोलिएगा 60 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल क्या है 100 इंटू रेट नहीं पता है, कोई बात नहीं, टाइम 6 है बटे 100, और बराबर ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 60 आया ना। 100 कैंसिल, आर बराबर 10% आ गया है ना। देखिए मैं डायरेक्ट आपको करता कि 6 गुने आर बराबर 60 है, तो आर बराबर कितना, तो 10%, लेकिन यहाँ पर है ना थोड़ा सा आपको समझाना है, मैं डायरेक्ट कर देता। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ना 10% आ गया। अब 10% का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। अब कोई धनराशि देखिए 10 से कितना हो गया, 11 हो जाएगा। यहाँ से समझ में आता है कि 10 से 11 होता है कैसे, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नहीं आता, बताएंगे। ठीक, बहुत बेचारे को ये भी समझ नहीं आता कि 10 से 11 कैसे हो, बताएंगे, नहीं आता तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए क्या है ना, तो 3 वर्ष बाद बोल रहा, 3 वर्ष बाद क्या करेंगे हम, पावर 3 कर देंगे, पावर 3 कर देना। अब जो है अमाउंट प्रिंसिपल जो पहले 1000 था, अब क्या हो गया, देखिए 13 के क्यूब, सॉरी 11 के क्यूब आ गया, फिर बोले ना अभी पिछले वीडियो में 1331 होता है 11 के क्यूब। अब ये प्रिंसिपल होता है मेरे दोस्त, ये अमाउंट होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है 331, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, यही तो होता है। यानी आपसे पूछ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 331 का मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर, कोई देखिए 331 का मल्टीपल है, 331 का मल्टीपल मेरे दोस्त एक ही नंबर दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में कैलकुलेशन करेंगे, पहले आंसर टिक कर देंगे। अब देखिए बाकी बी और सी तो दिख नहीं रहा 331, क्या ये दिख रहा 331 का, तो आपका आ जाएगा 4 7 नहीं आ रहा, 7 के बाकी 7 21 2 23, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 4 बार में 4 चौथे बार के 2 चौथे बार के 13, नहीं आ रहा मेरे दोस्त, ये भी नहीं आ रहा, ऑप्शन ए भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाए। इस तरीके से करना, ठीक है ना। ये बाकी स्टूडेंट को नहीं रहता पता, मेरा स्टूडेंट सभी को पता होना चाहिए। ठीक साथियों, देखिए एक और सवाल है, बोल रहा आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, माध्यिका मतलब मीडियन, तो पूछ रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और आपके सामने दिया गया है आंकड़ा है 6 है 9 है 15 है, x+4 है, x+8 है, x+12 है, 30 है और 32 है। तो देखिए इस तरीके का आंकड़ा देकर आपके सामने 3 चीजें पूछेगा। पहला मध्य पूछेगा, मध्य के लिए आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब एवरेज, जो टोटल आंकड़ा है उसको जोड़ दीजिएगा और जो टोटल संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, वही मध्य होता है। दूसरा चीज आपसे पूछेगा क्या, माध्यिका मतलब मीडियन, तो मीडियन जो कि इस क्वेश्चन में आपको हम बताने वाले हैं। और तीसरा जो है पूछेगा बहुलक मोड, तो बहुलक आपको पिछले ही क्लास में बताया थे, उसके भी पिछले क्लास में आपको बताएं कि जब इस तरीके का नंबर दे दिया जाएगा, एक नंबर का सीरीज, और उसमें से माध्यिका निकालना है, तो आपको जिस नंबर का सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन दिख रहा है वही उसका मोड होगा, मतलब बहुलक होगा। हालांकि एक और तरीका है बहुलक निकालने का, वो भी आएगा, क्लियर कर देंगे, थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसमें माध्यिका निकालने में थोड़ा सा है ना संघर्ष करना पड़ेगा, और क्या संघर्ष है देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आरोही क्रम में दिया गया है जो भी आंकड़ा है ना आरोही क्रम, यदि क्वेश्चन में नहीं बोलता, सिर्फ बोलता निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, तो हमको क्या करना पड़ता, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा ना उसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना ही होगा 100%, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पर बोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको सजाने की जरूरत ही नहीं। अब बोल रहा माध्यिका दिया 19 है, अब माध्यिका निकाल, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए माध्यिका नहीं है,
तो माध्यिका हम निकालने के लिए इस आंकड़े का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इस आंकड़े में कितने टोटल नंबर हैं। तो टोटल नंबर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर। ये भी टोटल एक ही नंबर है, दो मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी नंबर आएगा जुट के एक ही नंबर बनेगा। मान लीजिए 5 आएगा, 5 8 13, एक ही नंबर बन रहा। तो टोटल 8 नंबर है। अब ध्यान रखिएगा, जो नंबर आएगा ना मेरे दोस्त, जब सम आएगा तो उसको 2 से डिवाइड करिएगा, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करिएगा। यहाँ पर कितना नंबर आ रहा है, 2 4 6 8, 8/2 करिएगा तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब क्या करना है, 4 इधर से लेफ्ट साइड से भी गिनिएगा, उधर राइट साइड से भी गिनिएगा, ठीक। तो 4 इधर से गिनते 1 2 3 4, x + 4, इसको हम क्या करेंगे, घेर देंगे, ठीक। अब उधर से भी राइट साइड से भी 4 गिनते हैं, 1 2 3 4। अब इसको भी घेर देंगे, ठीक। अब क्या है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले, x + 4, फिर x प्लस x + 8 अपॉन 2 कर देना, इन दोनों का आधा। फिर यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, समझ में आया। यानी इन दोनों के बीच का नंबर होगा। असल में रियल में क्या होता है ना, बीच के नंबर ही होता है। तो बीच के नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये तरीका जानना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा ना, तो ये जो आएगा मेरे दोस्त, यही मीडियन होगा, मतलब माध्यिका का आएगा। कितना आ जाएगा, 2x + 12/2। ये क्या आया, माध्यिका आया। लेकिन आपको बोला है कि माध्यिका 19 है, आप निकाले कितना, 2x + 12/2, यानी 2x + 12/2 बराबर 19 बोल रहा है। तो यहां से निकाल लीजिएगा मेरे दोस्त, 2 से कैंसिल, 6 बार में कैंसिल, तो x + 6 बराबर 19 आ रहा। तो x बराबर कितना आ रहा, 13 आ रहा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, x का मान ही पूछ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी रुक जाइए, ये सम नंबर था तब ना, टोटल डिजिट दो सम संख्या में। अब विषम संख्या में आ जाता तो क्या करते, विषम संख्या में आता मेरे भाई, लिख लीजिएगा, ओड में आता तो 1 से जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी नंबर आता है उसको लेफ्ट से भी गिनते, राइट से भी गिनते, तो वही नंबर हो जाता, ठीक। असल में क्या है ना, ओड आता तो बीच वाला नंबर, मान लिया जाए एक ये रहता है, 32 हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए, ठीक। तो कितना आ रहा, 7 आ रहा। तो 7 के बीच में कौन नंबर है, तो बोलिएगा चौथा होगा, इधर से भी उधर से भी चौथा होगा, बीच में देख लीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए ना, जलाते हैं लाइट, ठीक ना। हाँ, अब देखिए क्या है, 7 नंबर रहता है, 7 डिजिट। तो 7 को बीच में हम क्या बोलते हैं, चौथा होता है। 1 2 3 4, इधर से भी उधर से 1 2 3 4, ये बीच वाला होता है। असल में बीच वाला ही मीडियम होता है, ठीक। तो वो बीच वाला निकालने के लिए सम में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए बोले माध्यिका में थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन कुछ है नहीं, आपको जब पता रहेगा चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक। और भी जब आएगा तो बताएंगे। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा उसको लेफ्ट से भी गिनेंगे और राइट साइड से भी गिनेंगे, असल में वो बीच वाला नंबर होगा, ठीक। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है रेशियो का, और इसको हम चुटकियों में कैसे सोल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। दिया है यदि A/B बराबर 3/5 और B/C बराबर 4/7 है, तो पूछ रहा है A/B/C का मान ज्ञात करें। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कभी सोल्व मत करना मेरे भाई। बोल दिया गया क्या, A/B कितना है, 3/5। ऑप्शन में देख लेना कोई 3/5 है, A/B 3/5 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। ऑप्शन बी 3/5 आ रहा, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा। लेकिन B/C बात करते हैं तो 4/7 आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। अब ऑप्शन सी देखिए, 3/5 आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन डी देखिए, 3/5 आ रहा, 3 चौक 12 5 चौक 20। अब B/C 4/7 आ रहा, 4 5 20 7 5 35 आ रहा ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन मत करना, पहले देख लेना कि A/B काम यहाँ पर आ रहा है या नहीं। ये मिल जाएगा तो B/C देख लेना, बस उसके बाद कर देना, कैलकुलेशन मत करना। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट देखिए, A/B आएगा ना, जब B ऐसा रहे और B/C रहे तो क्या करना, A/B लिख देना, B के सामने फिर B लिखना, फिर C लिखना, B/C हो गया। अब क्या करना है, इसको A को B से मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्त, फिर B को B से मल्टीप्लाई करना, फिर B को C से मल्टीप्लाई करना। ध्यान दीजिए, तो A/B कितना होगा, 3/5 लिख दिए, और B/C कितना, 4/7 कर दिए। अब क्या करना है हमको, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अनुपात
5 को 4 से अनुपात 20 अनुपात 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। 12 अनुपात 20 अनुपात 35 ऑप्शन है, यही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी। बस इस तरीके से करिए। और भी बेसिक है तो वो रेशियो में हम बताएंगे बेसिक कैसे किया जाता है, लेकिन आपको बनाने से मतलब है फिलहाल दो तरीका बताएं, लेकिन जो पहला तरीका बताएं वही एग्जाम हॉल में करना। ठीक, देखिए एक और सवाल है, ज्योमेट्री का है। बोल रहा है PQ उस वृत्त का व्यास है यानी डायमीटर है जिसका केंद्र यानी सेंटर O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और एंगल RPO का मान 30 डिग्री दिया हुआ है तो पूछ रहा है एंगल RQP की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्किल एक बना लेते हैं, ये सर्किल बन गया। ठीक, अब बोल रहा है ना कि PQ उस वृत्त का व्यास है। PQ उस वृत्त का व्यास मान लेते हैं, ये P है और ये Q और इसका सेंटर जो है O मान लेते हैं। ठीक, यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है, मान लेते हैं R यहाँ पर है, कोई इधर रखिए उधर कोई जगह पर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट पर मान लेते हैं R बिंदु है। अब बोल रहा है एंगल RPO का मान 30 डिग्री, एंगल RPO का मान 30 डिग्री, एंगल RPO का मान ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो पूछ रहा है एंगल RQP की माप, एंगल RQP की माप नहीं निकलेगा मेरे भाई, ये तो एकदम हलवा सवाल है। अब देखिए अर्धवृत्त पर बना कौन है ना, ये अर्धवृत्त पर जो बनता है कौन कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो आपसे पूछा RQP का माप ही ना पूछा, कोई बात नहीं। तो ये RQ ये कितना हो जाएगा, 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आपसे यही पूछ रहा हूं, तो कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। एंगल RPO, ठीक है, एंगल RPO का मान 30 डिग्री, RQP ठीक है 60 डिग्री होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन गलत दिया हुआ, सुधार लीजिएगा। ठीक, साथियों देखिए इस क्वेश्चन को देखकर एग्जामिनर आपको कितना बेवकूफ बना रहा है। बोल रहा होगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो। यानी जो भी ऑप्शन होगा मेरे भाई इस संख्या में ऐड होगा और इसमें ऐड होने के बाद वो पूर्ण वर्ग होगा। सबसे पहले हम ऐड करते हैं, देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से। 6412 है मेरे भाई, यदि हम इसमें ऑप्शन नंबर ए जोड़ते हैं 129 तो क्या आता है 1 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट लास्ट में 1 आ रहा है। किसी संख्या का स्क्वायर होता है ना, तो बोलिएगा हाँ होता है। ठीक, 1 का होता है और 9 का होता है लास्ट। अब ऑप्शन बी को देखते हैं मेरे भाई, 6412 में जब 181 जोड़ते हैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आता है। क्या 3 किसी भी संख्या का स्क्वायर जब करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आएगा? नहीं आएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो सी को देखते हैं जब 6412 में से 150 ऐड करते हैं तो 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट 2। किसी भी संख्या का स्क्वायर यूनिट डिजिट 2 नहीं होता है मेरे भाई, ये भी एलिमिनेट हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं, तो 6412 में हम 149 जोड़ते हैं तो मेरे भाई यूनिट डिजिट 1 आ रहा। ठीक, अब लेकिन ऑप्शन ए होगा या डी नहीं पता। यहाँ पर क्या है ना, हम थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको कैलकुलेशन। हमको लगा ठीक है और बाकी 3 ऑप्शन मिल जाते तो अच्छे, लेकिन ये चीज आपको सीखने को मिला कि 2 यूनिट डिजिट रहे, 3 रहे तो ये सब नहीं होता है, और 8 रहे ये भी नहीं होता किसी संख्या का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, इसको जोड़ेंगे 9 2 11 के 1 बाकी 1 4 1 5 1 6 आ जा रहा, 5 आ रहा 6, 6561 आ रहा। यानी 6561 किसका स्क्वायर है मेरे भाई? 6400। देखिए 6400 कितना होता है? 80 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर मतलब यहाँ यूनिट डिजिट 1 रहना, 81 का स्क्वायर होगा, पक्का ये होगा मेरे भाई 81 का स्क्वायर। आप देख लीजिएगा 6561 ही आता है। बाकी इसको जोड़ेंगे 9 2 11 के 1 बाकी 1 2 1 3 1 4 5 आ रहा, 6541 आ रहा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि 81 का हमको पता है कि 6561 होता है। आप कर देखिए 81 गुने 81 1 8 8 88 64 आ रहा है ना, तो आपका 1 16 6 बाकी 1 5 6 6561 आ रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हो सकता था कि कभी ऑप्शन 3 को नहीं मिलता, एक ही मिलता तो वही निकल जाता मार्क। तो ये सब स्टैंडर्ड अप्रोच हुआ और वो मिलेगा, मैं आपके साथ ही शेयर करूंगा और यहीं पर मिलने वाला। ठीक, भटकना इधर उधर नहीं। साथियों देखिए एक और सवाल आ गया है।
बोल रहा है यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, यानी कितना परसेंट कम है। देखिए अभी 2-3 सवाल पहले ही हम लोग कर चुके हैं ऐसा सवाल, और बोले हैं ना कि प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए मेरे भाई, हम पर भरोसा रखिए, ऐसे ही नहीं हम क्यों झूठ बोलेंगे। देखिए चीजें कितना रिपीट हो रहा ना, सिर्फ डिजिट चेंज कर दे रहा, लैंग्वेज चेंज कर दे रहा, बाकी वही प्रोसेस। तो फिर से करेंगे, ऋचा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो मीना है, ठीक। आप बोल रहा है क्या कि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहीं फंस जाएंगे, इसी में उलझ जाएंगे, कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका, परसेंटेज में बताया हूँ, जाकर देखिएगा दूसरा या तीसरा क्लास में। 9 सही 1/11% को यदि हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या आता है 100/11%। अब इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना आएगा 100/11 इंटू 100 करेंगे बटे 100। इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा 1/11 आएगा। डायरेक्ट देखिए हम लिख देते हैं 1/11, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना किए, ठीक ना, रामायण महाभारत। अब देखिए बोल रहा है कि ऋचा की आय जो है मीना की आय से इतना के बजाय 1/11 अधिक है, तो हम मीना की आय मान लेते हैं 11 है, तो ऋचा की आय क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया 11 से 12 कैसे हुआ। तो ऋचा की आय नीचे वाला मान, सॉरी मीना की आय नीचे वाला मान लिए, तो 11 मान लिए, इसका 1/11 अधिक है, मतलब 1 अधिक है, तो 1 अधिक है, इसका 11 है, तो इसमें 1 अधिक है 12 हो जाएगा बस। अब पूछ रहा है कि मीना की आय, जो मीना की आय ये है ऋचा की आय से कितना कम है, तो कम है पूछ रहा, अंतर ले लेंगे, 1 का अंतर है, तो कम के केस में क्या करते हैं बड़ा वैल्यू जो है वो नीचे रखते हैं, बटे 12 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप काटिए, क्या हो जाएगा आपका, तो आ जाएगा 25 चौका 100, 3 चौका 12 आ जाएगा, यानी 25/3 आ रहा मेरे भाई, आपका आ जाएगा 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई है ऑप्शन, ये तो 8 सही 5/6, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी 1/4 है, नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, 1/3 हो जाएगा। 8 सही 1/3, देखिए 12/96 400, 100/12 आया था, यहाँ भी 100/12 आ रहा, तो सिर्फ फंसा दिया है, बाकी कुछ किया नहीं है, बढ़ाना नहीं है, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक और सवाल पूछ रहा, बोल रहा है यदि √45 प्लस √125 बराबर 17.89 है, तो पूछ रहा √180 प्लस √80 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3√5 आ जाएगा 3√5 आएगा। ये कैसे आया नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, इतना भी नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा नहीं आया है, फिर अगला बार में क्या करेंगे बेसिक से और बताएंगे और तोड़ के बताएंगे। 3√5 आएगा प्लस, अब इस 125 को क्या करेंगे 5√5 करेंगे, हो जाएगा √125 को 25 × 5 करेंगे, 25 का 1 5 बाहर आएगा, √5 एक और आ जाएगा अंदर, बराबर 17.89 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 8.8√5 आ जाएगा। 8√5 बराबर कितना 17.89 है ना। बस अब इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, इसको आ जाएगा 36/5 यानी 6√5, 36/5 180 होता है, 36 का बाहर कितना आएगा 6 आएगा, 6√5 प्लस, अब 80 का कितना आएगा 16 × 5 करेंगे तो 16 का 1 4 बाहर आ जाएगा, √5 आ जाएगा, यानी 10√5 का मान आपसे पूछ रहा। 8√5 का मान इतना है तो 10√5 का मान नहीं निकलेगा, तो आ जाएगा बटे 8√5 इंटू 10√5, यही आएगा, √5 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा आपका ये कर दीजिए 178.9/8 आएगा, इसको 8 दूना 16, 8 दूना 16 आ रहा, 1 8 दूना 16, 22 पॉइंट जो भी होगा देखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए और यही आंसर आएगा। आप देख लीजिए आगे क्यों डिवाइड करेंगे, 22 पॉइंट कुछ आ रहा है, बस आंसर इस तरीके से बनाना। साथियों देखिए एक और सवाल है और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, एक बार और याद दिला दे आप लोगों को, एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करिए। आज का टारगेट है 100 लाइक का, तो कम से कम 100 लाइक पूरा होना चाहिए मेरे भाई। देखिए बोल रहा 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो पूछ रहा चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर है।
तो 4 क्रमागत संख्या दिया है, क्रमागत मतलब लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो पहली क्रमागत संख्या ये मान लेंगे, दूसरी क्रमागत मान लेंगे, तीसरी क्रमागत मान लेंगे और चौथी मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यदि हम क्या करते हैं, पहला x मानते हैं, दूसरा क्या आएगा, इससे एक अधिक x+1 क्रमागत है, फिर तीसरा x+2, फिर चौथा x+3। बोल रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग यानी x प्लस ये और ये प्लस x+1 इसका योग जो है ना वो चौथी के बराबर है, मतलब x+3 के बराबर है। तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे 2x+1 बराबर x+3 आ जाएगा, आएगा ना। तो x बराबर कितना आएगा मेरे भाई 2, यानी 2 आ गया, ये संख्या 2 आ गया, ये 3 हो जाएगा, अगला 4 हो जाएगा, उसके अगला 5 हो जाएगा। ये सभी देखिए क्रमागत है, लगातार है, 2 3 4 5। अब बोल रहा है चारों संख्याओं के योग का आधा, तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा, 2 3 5 4 9 5 14, 14 का आधा पूछ रहा है, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 7, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, फिर क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। और जो भी आपको चीजें समझ नहीं आएंगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना राय जरूर दीजिए, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट बार से और डिटेल में समझाएं और बच्चे की तरह समझाएं। तब तक समझाते रहेंगे मेरे भाई जब तक कि आपको है ना माइंड में आपका चीजें घुस ना जाए और आप एग्जाम में सब क्वेश्चन करके ना आए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।